हेलो स्टूडेंट, मैं IITian राकेश सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं बियॉन्ड एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल पे। हम लोग बेसिक मैथमेटिक्स की अपनी सीरीज में आज नेक्स्ट लेक्चर पे हैं, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट लेक्चर है इस बेसिक मैथमेटिक्स की सीरीज का। अपने पिछले लेक्चर में हम लोगों ने डिफरेंशिएशन क्या होता है, इसके ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस को समझ लिया था। उसके बाद हम लोगों ने मैक्सिमा और मिनिमा के कंसेप्ट को बेहतर तरीके से समझ लिया है। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो है इंटीग्रेशन। और टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इंटीग्रेशन में हम उतना ही पढ़ेंगे जितना फिजिक्स के लिए हमें रिक्वायर है। पर इंटीग्रेशन एक बहुत ही बड़ा चैप्टर है, बहुत ही बड़ा कॉन्सेप्ट है। और मैथ में इंटीग्रेशन आप देखें तो लगभग 40 से 50% सिलेबस आपके मैथ्स क्लास 12 का इंटीग्रेशन कवर करता है। चलिए बात करते हैं इंटीग्रेशन की और शुरू से समझेंगे कि इंटीग्रेशन क्या होता है। देखिए बाबू, सबसे पहली चीज़ जो हमें पढ़ना था वो था कैलकुलस। ठीक है, ये मैं आपको डिवीजन समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। कैलकुलस में बाबू हमारे पास दो पार्ट थे। ठीक है, पहला पार्ट था जिसको हम कहते हैं डिफरेंशिएशन। ठीक है, पहला पार्ट जिसको हम क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन। और जो दूसरा पार्ट था उसको हम कहते हैं इंटीग्रेशन। डिफरेंशिएशन को हम लोग जो है पढ़ चुके हैं, तो इसके बारे में इस लेक्चर में हम चर्चा नहीं करेंगे, पर हम बात करने वाले हैं इंटीग्रेशन की। इंटीग्रेशन बाबू, इसको अलग अलग नामों से भी जाना जाता है, तो इसको समझिएगा। इसको अलग अलग नाम से जानते हैं। जैसे सबसे पहला इसको हम बोलते हैं एरिया, ठीक है, अंडर कर्व। जैसे मैं आपको समझाऊं, मान लो बाबू कि कोई भी फंक्शन दिया हुआ है और उस फंक्शन का ग्राफ आपको बना देना है। ठीक है, तो देखिए बाबू, जैसे मान लीजिए कि कोई फंक्शन है y बराबर fx और इस फंक्शन का ग्राफ मान लीजिए आपने ऐसे एक लाइन बनाई, ये लाइन y बराबर fx की लाइन हुई। ठीक है, तो इस ग्राफ का एरिया अंडर कर्व जो है उसको निकालने के लिए आप जो कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करते हो वो कहलाता है इंटीग्रेशन। एरिया अंडर कर्व का मतलब मेरा ये है। ठीक है, ये आपका इसका एरिया अंडर कर्व है। ठीक है, इसको आप चाहें तो ऐसे दिखा सकते हैं। ठीक है, ये बाबू एरिया अंडर कर्व है। सो इंटीग्रेशन का एक नाम क्या है, एरिया अंडर कर्व। अभी मैं इसमें बहुत डिटेल में आपको भी समझाऊंगा, तत्काल अभी समझना है इंटीग्रेशन अगर है तो एरिया अंडर कर्व उसका मतलब है। बाबू दूसरा जो इंटीग्रेशन का मतलब है वो है आपका रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। क्या कहते हैं बाबू इसको, रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। इसी के लिए इंटीग्रेशन को एंटी डेरिवेटिव्स का नाम दिया गया है। ठीक है, अभी मैं इस पे बात करूंगा, आपको अच्छे से समझाऊंगा। तीसरा बाबू, इंटीग्रेशन को हम समेशन का नाम भी देते हैं। क्लियर है। अब देखिए बाबू, इंटीग्रेशन को दो पार्ट में डिवाइड करना है और दोनों पार्ट आपको पढ़ना है। सबसे पहला पार्ट क्या है, तो सबसे पहला पार्ट है जिसको हम कहते हैं इनडिफिनिट इंटीग्रेशन। इनडिफिनिट इंटीग्रेशन। ठीक है, और जो दूसरा पार्ट है बाबू उसको हम कहते हैं डिफिनिट इंटीग्रेशन। डिफिनिट इंटीग्रेशन क्या होता है पहले समझिए। डिफिनिट इंटीग्रेशन ये होता है जब हम किसी चीज को इंटीग्रेट करते हैं विद इन प्रॉपर लिमिट। जैसे बाबू मान लीजिए कि आपको कहा जाए कि फाइंड द एरिया अंडर कर्व ऑफ अ फंक्शन y बराबर fx बिटवीन a टू b। क्लियर है। तो जैसे बाबू मान लो कि ये ही वापस एक ग्राफ हम बना दिए। क्लियर है। और आपसे पूछा जाए
कि फाइंड द एरिया अंडर कर्व ऑफ दिस फंक्शन y बराबर fx, ठीक है, बिटवीन a एंड b। तो हम क्या करते हैं बाबू कि यहाँ पे a और b का जो लिमिट है वो प्रॉपर लिमिट लगा दिए। मान लो कि a और b का लिमिट ये है, क्लियर है। तो इसके बीच का जो एरिया हम निकालेंगे, ये जो एरिया हम निकालेंगे, इस एरिया को हम निकालने के लिए डेफिनिट इंटीग्रेशन की सहायता लेंगे। क्लियर है। चलिए बात करते हैं इंटीग्रेशन को, समझते हैं पहले और उसके बाद में डेफिनिट और इंडेफिनिट। इंडेफिनिट बाकी क्या होता है कि जहां पे लिमिट डिस्क्राइब नहीं होगी, आपको इंटीग्रेट करना है विदाउट एनी लिमिट, और डेफिनिट जब आपको इंटीग्रेट करना है विद इन प्रॉपर लिमिट। क्लियर है। चलिए देखिए बाबू, इंटीग्रेशन असल में होता क्या है। जैसे आप डिफरेंशिएट करते थे, आप किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते थे, क्लियर है। जैसे मान लो कि कोई y बराबर fx कोई फंक्शन दिया हुआ है, तो जब आप इसको डिफरेंशिएट करते थे या आप कहते थे पहले कि y बराबर fx है, तो आप क्या कहते थे बाबू, आप कहते थे कि y इज अ फंक्शन ऑफ x। क्या बोलते थे आप बाबू, y इज अ फंक्शन ऑफ x। और जब आप इस y को डिफरेंशिएट करते थे विथ रिस्पेक्ट टू x, तो आप लिखते थे dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ fx। और हमने कहा कि जब आप डिफरेंशिएट करते थे तो ये f डैश x देता था। इंटीग्रेशन बाबू रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। रिवर्स प्रोसेस का मतलब क्या होता है? रिवर्स प्रोसेस का मतलब होता है कि जब आप इंटीग्रेट कर दे, रिवर्स का मतलब उल्टा कर दीजिए, रिवर्स कर दीजिए, तो जब आप इंटीग्रेट कर दीजिए f डैश ऑफ x, ठीक है, तो ये आपको fx देगा। यही रिवर्स का मतलब होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे समझिए, जैसे बाबू मान लो कि y बराबर एक्स स्क्वायर कोई फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है, y बराबर एक्स स्क्वायर कोई फंक्शन दिया हुआ है। तो अगर आप इसको डिफरेंशिएट करें तो dy बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा, तो बाबू आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है कि डी डी एक्स एक्स टू द पावर n का होता है n एक्स टू द पावर n माइनस 1। क्लियर है। तो यहाँ पे जब आपने एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन किया तो इस फॉर्मूला के आधार पे आपको मिला 2x 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 2x। ये आपको बाबू मिला। रिवर्स प्रोसेस कहने का मतलब है कि जब आप इस 2x को इंटीग्रेट कीजिएगा, जब आप इंटीग्रेट कीजिएगा, ठीक है, जब आप इंटीग्रेट कीजिएगा इस 2x का, ठीक है, तो आपको एक्स स्क्वायर मिलेगा। ये रिवर्स कहने का मतलब है मेरा, ठीक है। समझिएगा मेरी बात को बाबू। पहला पॉइंट जो समझना था वो था कि इंटीग्रेशन इज अ रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। रिवर्स प्रोसेस कहने का मतलब मेरा यहाँ इससे है, ठीक है। दूसरी चीज, इंटीग्रेशन का सिंबल को समझा जाए तो इंटीग्रेशन का सिंबल बाबू ये सिंबल रहा, ब्रैकेट और dx। ब्रैकेट में क्या होता है, तो ब्रैकेट में वो फंक्शन लिखा जाता है जिसका हमको इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। तो ब्रैकेट में फंक्शन, ठीक है, होगा जिसका हमें इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। ये आपको बाबू इंटीग्रेशन का मतलब हुआ। देखिएगा यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है। जैसे आप समझिए, इधर हमने लिखा इंटीग्रेशन fx dx, ठीक है, तो ये जो इंटीग्रेशन हुआ यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है, तो इसको बाबू हम कहेंगे इनडिफिनिट इंटीग्रेशन। क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे इनडिफिनिट इंटीग्रेशन। और अगर लिखा रहा इंटीग्रेशन fx dx, ठीक है, fx dx, और यहां पे बाबू लिमिट लग जाए a और b, जो नीचे लिमिट लगी ना, नीचे वाला, इसको हम बोलते हैं लोअर लिमिट। क्या बोलते हैं, लोअर लिमिट।
और इसको बोलते हैं बाबू हम लोग अपर लिमिट। ठीक है, तो लोअर लिमिट और अपर लिमिट, तो इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स ए और बी, इसको बाबू बोला जाता है डिफिनिट लिमिट। अब फिजिक्स में डिफिनिट और इनडिफिनिट इंटीग्रेशन इस्तेमाल कैसे होगा, जैसे हम आपको समझाते हैं। मान लो बाबू कि बोला गया फाइंड द वर्क डन, देखिए यहां पे कैसे इंटीग्रेशन का इस्तेमाल होगा। फाइंड द वर्क डन इन मूविंग अ ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो यहां पे देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, फाइंड द वर्क डन इन मूविंग अ ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो अब आप देखिए कि यहां पे कोई लिमिट डिस्क्राइब नहीं की गई है कि ऑब्जेक्ट को कहां से कहां तक मूव किया गया है। ऐसे चीजों को जब आप सॉल्व करेंगे तो देखिए बाबू वर्क डन क्या होता है, वर्क डन जो है अभी पढ़ाऊंगा आगे जाकर के ये सब। वर्क डन बाबू होता है आपका फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है, वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो देखो अगर मान लो कि यहां पे बाबू एक छोटा सा ब्लॉक है जिसका कुछ मास है, ठीक है, और इस ब्लॉक पे एफ फोर्स लग रहा है, इस पे क्या लग रहा है, एफ फोर्स लग रहा है। क्लियर है, तो कहने का मतलब है एफ फोर्स लग रहा है बाबू, तो कहने का मतलब है कि जब आप इसको फोर्स लगाइएगा तो ये ब्लॉक इधर की तरफ क्या होगा, डिस्प्लेस करेगा। थोड़ा सा फोर्स लगाने पे थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट होगा। सुनिए मेरी बात, आप फोर्स लगाइएगा, एफ फोर्स लगाइएगा, ठीक है, तो वो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट होगा, और वही फोर्स आप लगाते रहिएगा तो उसका डिस्प्लेसमेंट होता रहेगा। कहने का मतलब क्या है मेरा, कहने का मतलब है कि जैसे आप कल्पना कीजिए कि किसी बड़े से ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए आपको 10 न्यूटन का फोर्स लगाना चाहिए, तो आप 10 न्यूटन का फोर्स लगाइएगा, वो थोड़ा सा डिस्प्लेस होगा, फिर 10 लगाइएगा थोड़ा और डिस्प्लेस होगा, फिर थोड़ा 10 लगाइएगा और डिस्प्लेस होगा। मतलब आपको बार बार 10 न्यूटन का फोर्स लगा के उसको स्मॉल डिस्प्लेसमेंट आप देंगे। तो हम यहाँ पे कहेंगे बाबू कि वर्क डन जो है, स्मॉल वर्क डन डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ, ठीक है, डी एक्स होगा। तो टोटल वर्क डन जब आपको निकालने के लिए आ जाएगा बाबू, तो आपको जब आ जाएगा कि फाइंड द टोटल वर्क डन, तो छोटे छोटे वर्क डन जो होंगे, हल्का सा डिस्प्लेस हुआ, स्मॉल वर्क डन हुआ, फिर हल्का सा हुआ, स्मॉल वर्क डन हुआ, ऐसे करते करते सबको जोड़ दीजिएगा तो आपको टोटल वर्क डन जो है मिलेगा। तो आप यहाँ पे डी डब्ल्यू इंटीग्रेशन में लिखिएगा और एफ डी एक्स कर दीजिएगा बाबू। समझिए मेरी बात, एफ एक्स कर दीजिएगा, यहाँ पे W मिलता है, अभी मैं फॉर्मूला सब समझाऊंगा। W होगा और ये F क्योंकि कांस्टेंट फोर्स बार बार आप लगा रहे हो तो आपको ये मिलेगा। क्लियर है, समझे मेरी बात। तो ये जो यहाँ पे हुआ ना, यहाँ पे कहीं पे डिस्क्राइब नहीं किया गया कि ऑब्जेक्ट को कहाँ से कहाँ मूव किया गया, यहाँ पे सीधा बोला गया कि F फोर्स लगाए और ऑब्जेक्ट को मूव कर दिए। पर अगर यही क्वेश्चन ऐसे आ जाता कि फाइंड द वर्क डन इन मूविंग, सुनना मेरी बात को, फाइंड द वर्क डन इन मूविंग अ ऑब्जेक्ट फ्रॉम x0 टू x5, मतलब यहाँ पे x बराबर 0 रहा होगा और आगे जाकर के कहीं x बराबर 5 रहा होगा। तो जब बाबू हम इसको सॉल्व करेंगे, जब कंडीशन दिया रहेगा, लिमिट दिया रहेगा कि ओरिजिन से x5 तक लेके जाना है, तो उस केस में बाबू जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो हम क्या करेंगे, x बराबर 0 और x बराबर 5 का लिमिट लगा देंगे और लिखेंगे f dx। मतलब समझ में आ रहा होगा कि जब दिया हुआ रहेगा कि यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, तो जब यहाँ से यहाँ तक तो आपको लिमिट लगा देना है। इसका एक जनरल लाइफ से एग्जाम्पल को समझिए। मान लीजिए एक ईंटा ढोने वाला लेबर है, वो एक जगह से ईंटा उठाता है और दूसरी जगह पे रख देता है, ये वर्क डन मान लीजिए है, ठीक है। तो हमने कहा कि फाइंड द वर्क डन, तो यहाँ पे कोई लिमिट तो डिसाइड है नहीं कि कब से कब तक उसने काम किया, ओवरऑल जोड़ दिए। पर हमने कहा फाइंड द वर्क डन फ्रॉम 12 PM टू 1 PM या फ्रॉम 1 PM टू 2 PM।
तो 1 PM मतलब 1 बजे से 2 बजे तक उसने एक डिफिनिट वर्क किया होगा, एक फिक्स्ड वर्क किया होगा। इसको बाबू हम डिफिनिट इंटीग्रेशन से सॉल्व करेंगे, और जब लिमिट नहीं दिया रहेगा तो हम इसको इनडिफिनिट इंटीग्रेशन से सॉल्व करेंगे। साथ ही साथ एक और बात मैं आपको बता दूं कि इंटीग्रेशन इज अ रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, बट द मेथड ऑफ इंटीग्रेशन इज डिफरेंट देन इंटीग्रेशन। मेरे बात को फिर से सुनिए ध्यान से। मैंने कहा कि इंटीग्रेशन इज अ रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, बट द मेथड ऑफ इंटीग्रेटिंग इज डिफरेंट फ्रॉम इंटीग्रेशन। और जब आप इंटीग्रेशन बाबू डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको अलग अलग तरीके से इंटीग्रेशन पढ़ना है। जैसे मैं कुछ बोल दूं, इंटीग्रेशन बाय डायरेक्ट फॉर्मूला या इंटीग्रेशन यूजिंग डायरेक्ट फॉर्मूला, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इंटीग्रेशन ऑफ पार्शियल फंक्शंस, ऐसे कर करके अलग अलग तरीके से आपको इंटीग्रेशन पढ़ना है। खैर फिजिक्स में हमको इतने डिटेल में इंटीग्रेशन पढ़ना नहीं है, हमको कुछ फॉर्मूला है, जिस फॉर्मूला को हमको समझ लेना है, इंटीग्रेशन का मतलब समझ लेना है। मैं मतलब एक बार वापस दोहरा देता हूं। पहला मतलब है कि इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, तो इंटीग्रेशन को एंटी डेरिवेटिव्स भी कहते हैं। दूसरा बाबू मतलब कि इंटीग्रेशन का मतलब होता है एरिया अंडर कर्व, ठीक है, क्या होता है मतलब एरिया अंडर कर्व। तीसरा मतलब जैसे डिफरेंशिएशन का क्या मतलब होता था, स्लोप ऑफ टेंजेंट टू अ पॉइंट ऑफ कर्व, उसी तरह से इंटीग्रेशन का मतलब है एरिया अंडर कर्व। तीसरा मतलब बाबू होता है समेशन, मतलब जब आपको टोटल वर्क डन, टोटल फोर्स, ऐसी चीज़ों को निकालने के लिए आ जाए तो आपको याद रखना है, दिमाग लगाना है कि आपको कहीं ना कहीं इंटीग्रेशन करने के लिए बोला जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग और इंटीग्रेशन के कुछ फॉर्मूला को समझते हैं और उस फॉर्मूला से कुछ क्वेश्चन को आज करके देखते हैं। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। देखो बाबू, जैसे मान लो पहला फॉर्मूला से ही समझते हैं, कॉन्सेप्ट है ये। अगर fx बराबर इंटीग्रेशन gx dx लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, fx बराबर इंटीग्रेशन gx dx, तो हम इसको क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं कि fx जो है इज अ इंटेग्रल, fx इज अ इंटेग्रल ऑफ क्या, gx। ठीक है, चलिए दूसरा देखिए बाबू, अगर इंटीग्रेशन fx प्लस माइनस gx होल dx लिखा रहता है तो आपको इसको इंटीग्रेट कैसे करना है, तो आपको इसको इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेट fx dx, जो साइन रहेगा वो एकदम ध्यान से लिखिएगा, और इंटीग्रेशन gx dx, ये सब तरीका है। ठीक है, जैसे बाबू अगर मान लो आ जाए इंटीग्रेशन, ठीक है, fx प्लस माइनस gx प्लस माइनस cx, ठीक है, अगर ऐसे आ जाए होल dx तो आप कैसे करेंगे, आप उसको लिखेंगे इंटीग्रेशन fx dx प्लस माइनस इंटीग्रेशन gx dx प्लस माइनस इंटीग्रेशन cx dx, ऐसे करके आप लिखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बाबू। जैसे आ जाए इंटीग्रेशन, ठीक है, इंटीग्रेशन k fx dx, जहां पे k कोई कांस्टेंट है तो आपको क्या करना है बाबू, आपको लिखना है k इंटीग्रेशन fx dx। याद रखना है कि जो कांस्टेंट है उसको इंटीग्रेशन के बाहर कर देना है। एग्जाम्पल समझिए, एग्जाम्पल जैसे लिखा हुआ इंटीग्रेशन 5x² dx, ठीक है, क्या है, इंटीग्रेशन 5x² dx, 5 इज अ कांस्टेंट, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आप 5 को बाहर निकाल लेंगे और इंटीग्रेशन x² dx का खाली करेंगे। ठीक है, अगर एक दूसरा क्वेश्चन से समझिए एग्जांपल से, अगर इंटीग्रेशन मान लीजिए लिखा हुआ है 20 sin x dx, तो क्या करेंगे, 20 को बाहर कर देंगे और sin x dx का इंटीग्रेशन हम लोग करेंगे। ठीक है, चलिए बाबू अगला देखिए फॉर्मूला। ठीक है,
अगला फॉर्मूला क्या है कि इंटीग्रेशन dx अगर है, ठीक है, तो बाबू इसका x प्लस सी होता है। ये c क्यों अभी हम लिख रहे हैं, ये हम जितना भी इंडेफिनिट इंटीग्रेशन लिखेंगे उस सब में लिखेंगे, ठीक है, बट ये क्यों लिख रहे हैं ये हम आपको आगे समझाने वाले हैं। तत्काल अभी आपको c लिखना है, इसको आप दिमाग में रख लीजिए, ठीक है। देखिए बाबू दूसरा फॉर्मूला इंटीग्रेशन x टू द पावर n dx। कंडीशन याद रखिएगा, इंटीग्रेशन x टू द पावर n dx, और यहाँ पे n की वैल्यू -1 नहीं होनी चाहिए। फिर से इंटीग्रेशन x टू द पावर n dx, यहाँ n की वैल्यू -1 नहीं होनी चाहिए। तो बाबू इसका होगा इंटीग्रेशन x का पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस सी, ठीक है। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन देखना है। क्वेश्चन इंटीग्रेशन x² dx अगर लिखा हुआ है, ठीक है, तो देख रहे हैं यहाँ पे कंडीशन बस इतना है कि इंटीग्रेशन x टू द पावर n dx जो है उसके अंदर n की वैल्यू -1 खाली नहीं होनी चाहिए, तो यहाँ पे नहीं है। तो इंटीग्रेशन x² dx क्या होगा, तो फॉर्मूला x² का क्या है, देखिए x का पावर n+1 अपॉन n+1, तो x का पावर 2+1 अपॉन 2+1, अभी बोले हैं प्लस सी लगा देना है, तो लगा दीजिए। तो ये हो जाएगा बाबू x का पावर 3/3 प्लस सी, जहां पे c क्या है, तो c बाबू आपका एक आर्बिटरी कांस्टेंट है। आर्बिटरी कांस्टेंट क्यों है ये अगले लेक्चर में हम आपको एक्सप्लेन जरूर करेंगे, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए, मान लीजिए जैसे आ जाए, यही क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, 5x² dx, तो 5 को बाहर x² dx, और फॉर्मूला आपको याद है 5x का पावर 2+1 अपॉन 2+1 प्लस सी, तो इज इक्वल टू 5x का पावर 3 अपॉन 3 प्लस सी इज इक्वल टू 5/3 x3 प्लस सी। अगेन ये c क्या है, तो वेयर c इज अ आर्बिटरी कांस्टेंट, ठीक है। चलिए बाबू अगला फॉर्मूला से समझते हैं। अगला फॉर्मूला है कि इंटीग्रेशन 1/x dx क्या होता है, ठीक है। फॉर्मूला याद रखना है कि इंटीग्रेशन 1/x dx क्या होता है, तो वो होता है बाबू log x टू द बेस e प्लस सी। क्या होता है, log x टू द बेस e प्लस सी। देखो बाबू अगर आप लोग को याद हो तो इंटीग्रेशन 1/x dx मतलब ये जो log x टू द बेस e को ln x भी हम लोग लिखते थे, log में हम बताए हैं, तो इसको ln x प्लस सी भी हम लोग लिख सकते हैं। ये फॉर्मूला बाबू ध्यान में रखिएगा, ठीक है। उसके बाद जो है अगला फॉर्मूला आते हैं हम लोग, वो है इंटीग्रेशन sin x dx का, ठीक है, इंटीग्रेशन sin x dx का। तो बाबू ये होता है -cos x प्लस सी, सी हर एक में लगाते भी चलिएगा, ठीक है। अब आपको हमने क्या बोला, हमने आपको बोला कि बाबू डिफरेंशिएशन जो है, इंटीग्रेशन जो है वो डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस है। इसका मतलब कि अगर आप इसको डिफरेंशिएट कर दीजिएगा तो आपको ये मिल जाना चाहिए। करके देखते हैं, देखिएगा रिवर्स प्रोसेस कैसे है। रिवर्स प्रोसेस कैसे है, देखिए बाबू d dx माइनस कॉस एक्स का करते हैं, ठीक है, या d dx माइनस कॉस एक्स प्लस सी का करते हैं। c आर्बिटरी कांस्टेंट है, अभी हम बोल रहे हैं तुमको, ठीक है। तो d dx क्या होगा, माइनस कॉस एक्स प्लस d dx बाबू c। क्लियर है, माइनस को डिफरेंशिएशन के बाहर लेके चले आइए, तो माइनस d dx कॉस एक्स प्लस कांस्टेंट का बाबू तुमको बताए थे डिफरेंशिएशन 0 होता है। और याद करो इंटीग्रेशन में हम तुमको क्या बताए हैं कि डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स माइनस साइन एक्स देता है। क्या बताए हैं कि डिफरेंशिएशन कॉस एक्स का बाबू माइनस साइन एक्स देता है, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस साइन एक्स होगा तो इसका क्या हो जाएगा, माइनस माइनस साइन एक्स, ठीक है। तो मतलब ये क्या हो गया बाबू, ये हो गया साइन एक्स। देखिए आ गया,
सो यहाँ पे क्या हो गया कि डिफरेंशिएशन जो है इंटीग्रेशन का रिवर्स प्रोसेस है और इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का बच्चा रिवर्स प्रोसेस है। इस सब चीज को बढ़िया से दिमाग में रखिएगा। चलिए अगला फॉर्मूला से हम समझते हैं। अगला फॉर्मूला है इंटीग्रेशन cos x dx। क्लियर है? इंटीग्रेशन cos x dx क्या देगा बाबू? तो ये देगा sin x प्लस सी। ठीक है, क्या देगा? sin x प्लस सी। अगेन जहां पे c क्या है तो आप कहिएगा कि c इज अ आर्बिटरी कांस्टेंट। चलिए आगे देखिए बाबू, जैसे मान लो कि एक लिखा हुआ है इंटीग्रेशन f ax प्लस b dx, ऐसे कुछ लिखा हुआ है। इंटीग्रेशन f ब्रैकेट में ax प्लस b dx, तो इसको क्या लिखेंगे बाबू? तो fx का कुछ होगा तो g ax प्लस b अपॉन में a और प्लस c लिखना ना भूलें। क्वेश्चन एग्जाम्पल से समझिए। ठीक है, जैसे मान लो लिखा हुआ इंटीग्रेशन साइन, क्लियर है, 5x प्लस 3 होल dx, तो बाबू साइन का इंटीग्रेशन क्या पढ़ाए हैं तुमको? माइनस कॉस एक्स होता है, तो इसको लिखिएगा बाबू माइनस कॉस 5x प्लस 3 और जैसा फॉर्मूला है 5 प्लस सी। ठीक है, ये इसका इंटीग्रेशन होगा। जैसे दूसरा क्वेश्चन आ जाए इंटीग्रेशन कॉस 7x प्लस 3 dx। ठीक है, तो कॉस 7x प्लस 3 dx क्या लिखेंगे? कॉस का होता है साइन, तो साइन 7x प्लस 3 अपॉन में 7 प्लस सी। एक और देखिए इंटीग्रेशन माइनस या इंटीग्रेशन 5 कॉस 8x, ठीक है, प्लस या 10x प्लस 7 dx आ जाए, तो पहले क्या करेंगे? पहले 5 को बाहर निकाल देंगे इंटीग्रेशन के, लिखेंगे cos 10x प्लस 7 dx। बाबू cos का साइन होता है तो साइन 10x प्लस 7 और जैसे बताए थे नीचे 10 लिख देना है। अब आगे कटेगा तो काटना है, ऐसा नहीं कि नहीं काटना है, जो कटेगा काट देना है। तो ये कट गया 5 से 10 दो बार में, तो ये हो गया 1/2 साइन और इधर 10x प्लस 7 प्लस सी। ये आपका बाबू आंसर हुआ। सी सब में लगाना है और लगाना बस इसलिए है तत्काल कि सी एक आर्बिटरी कांस्टेंट होता है। आर्बिटरी कांस्टेंट क्यों होता है इसको हम लोग अपने अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे, जब हम लोग इंटीग्रेशन का ज्योमेट्रिकल अर्थ को समझना स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए जो फॉर्मूला है, जो स्टार पॉइंट से मैंने लिखा है, वो सब नोट कर लीजिए बाबू। ये सब बहुत जरूरी फॉर्मूला है। फिजिक्स जब आप सॉल्व करेंगे, इंटीग्रेशन जब आएगा, तो इसी फॉर्मूले से आपका इंटीग्रेशन वहां पे होगा। तो पहले इसको नोट कर लीजिए जल्दी से, फिर आगे फॉर्मूला और जो बचा हुआ है उसको लिख देते हैं। चलिए आगे फॉर्मूला डिस्कस करते हैं। देखो बाबू, इंटीग्रेशन e⁻x dx अगर है तो उसका ex प्लस सी सेम रह जाता है। अगला फॉर्मूला इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x dx अगर है तो उसका 10x प्लस सी होगा। अगला फॉर्मूला इंटीग्रेशन, ठीक है, आपका cosec स्क्वायर x अगर है, क्या है? cosec स्क्वायर x dx, तो वो होगा माइनस cot x प्लस सी। नेक्स्ट फॉर्मूला इंटीग्रेशन sec x tan x dx अगर है तो वो आपका, ठीक है, देखिएगा हमने क्या बोला कि यहाँ पे जो भी फॉर्मूला हम लिख रहे हैं, क्योंकि इंटीग्रेशन रिवर्स प्रोसेस जो है, रिवर्स प्रोसेस है आपका डिफरेंशिएशन का, तो इस सब चीज़ पे ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन sec x tan x dx है, तो हम इसको लिखेंगे बाबू sec x प्लस सी। अगला फॉर्मूला इंटीग्रेशन आपको cosec x cot x dx अगर है तो वो हो जाएगा माइनस cosec x प्लस सी। ठीक है, इसके बाद आपको एक और फॉर्मूला है इंटीग्रेशन a⁻x dx अगर है
तो ये होगा बाबू a टू द पावर x अपॉन log a टू द बेस e प्लस c। इतना फॉर्मूला अगर आप पढ़ लिए हैं तो आप फिजिक्स के लिए इंटीग्रेशन के लिए पर्याप्त हो जाएगा। पर अभी ये सब जो हम पढ़ रहे हैं वो हम पढ़ रहे हैं क्या, तो इनडिफिनिट इंटीग्रेशन। अब डिफिनिट इंटीग्रेशन को समझते हैं। देखिए बाबू, जैसे मान लो लिखा हुआ है इंटीग्रेशन fx dx, क्लियर है। तो आप अभी हम कहें ना कि इंटीग्रेशन fx dx का gx प्लस c होगा, क्लियर है। ये किस में होगा, तो ये होगा बाबू आपका इनडिफिनिट इंटीग्रेशन, क्योंकि लिमिट यहां पे लिखा हुआ नहीं है, यहां और यहां पे लिमिट लिखा हुआ नहीं है। अब लिमिट को लिख दिया जाए, ठीक है। जैसे अगर हम लिमिट लिखें इंटीग्रेशन, ठीक है, इंटीग्रेशन fx dx और लिमिट बाबू यहां a से b लगा दे, तो fx dx का इंटीग्रेशन gx होता है, ये तो अभी आप समझ गए हैं, gx होगा। और यहां पे आपको ऐसे लिमिट शो कर देना है लिख के, और इसका अर्थ होता है g मतलब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है। हम आपको अब इसका एक कॉन्सेप्ट समझाते हैं। कॉन्सेप्ट को समझाने से पहले मान लीजिए बाबू लिखा हुआ है y बराबर fx, ठीक है। तो और fx की वैल्यू मान लीजिए लिखी हुई है आपको x स्क्वायर प्लस 3, ऐसे दिया हुआ है मान लो, ठीक है। क्या दिया हुआ है, fx बराबर x स्क्वायर प्लस 3, अलजेब्रिक फंक्शन है ये। तो बाबू fx बराबर x स्क्वायर प्लस 3 है, तो f0 क्या होगा, तो आप कहिएगा सर x की जगह 0 रख दीजिए और ये होगा। उसी तरह से f ऑफ 1 क्या होगा, तो 1 का स्क्वायर प्लस 3 होगा। f2 क्या होगा, तो 2 का स्क्वायर प्लस 3 होगा। f3 क्या होगा, तो 3 का स्क्वायर प्लस 3 होगा। f माइनस 2 क्या होगा, तो माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 3 होगा। f माइनस 3 क्या होगा, तो माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 3 होगा। आप समझ पा रहे होंगे हम क्या बोलना चाह रहे हैं, क्लियर है। तो उसी तरह से अगर f ऑफ a है, क्लियर है, तो वो क्या होगा, आप बोलिएगा a स्क्वायर प्लस b, सॉरी a स्क्वायर प्लस 3, ठीक है। अगर उसी तरह से f b है तो क्या होगा, b स्क्वायर प्लस 3। समझ रहे हो हम क्या बोलना चाह रहे हैं, कि यहाँ पे अगर GB लिखा हुआ है या माइनस GA लिखा, तो आप समझिए कि उसका मतलब क्या है, ठीक है। इसका मतलब आप यहाँ से आप समझ पा रहे होंगे। अब देखो, जैसे एक बाबू क्वेश्चन आ जाए कि इंटीग्रेट एक्स स्क्वायर या इंटीग्रेट x3 dx, ठीक है। तो आपको फॉर्मूला अब याद है, फॉर्मूला अभी हमने लिखा था कि इंटीग्रेशन x स्क्वायर सॉरी x टू द पावर n dx का x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 होता है, ठीक है। कंडीशन क्या था, n की वैल्यू -1 नहीं होनी चाहिए। तो सबसे पहला चीज ये, तो देखो लिमिट नहीं ना लिखा हुआ है, तो ये तो इनडेफिनिट इंटीग्रेशन हुआ, तो सीधा फॉर्मूला पे बैठा दीजिए x का पावर 4, ठीक है। 4 कैसे, तो 3 प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 1, मतलब x का पावर 4/4 और प्लस c, क्लियर है। मतलब ये सीधा हो गया तुम्हारा 1/4 x का पावर 4 प्लस c, ये बाबू आपको आंसर आ गया। बट अगर यही लिखा रहता इंटीग्रेट x का पावर 3 dx फ्रॉम 2 to 3, क्लियर है, समझिएगा। अभी इसका हम आपको ग्राफिकल मतलब भी एक फंक्शन का समझाएंगे। तो इंटीग्रेशन x का पावर 3 dx 2 to द पावर 3, मतलब सॉरी इंटीग्रेशन x का पावर 3 dx 2 से 3 तक, क्लियर है। तो बाबू ये हो गया लोअर लिमिट, ये हो गया अपर लिमिट। करना क्या है, जैसा मैं बता रहा हूं बिल्कुल वैसा ही कीजिएगा। पहले इंटीग्रेशन x का पावर 3 dx का जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला पे कर लीजिए, तो वो होगा x3 प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 1, और यहाँ पे लिमिट जो है वो 2 और 3 रख दीजिए। जब आप डिफिनिट इंटीग्रेशन करेंगे तो आपको यहाँ पे प्लस ही लिखने की जरूरत नहीं है। ये सब मैं आपको बताऊंगा कि क्यों डिफिनिट में लिखने की जरूरत है और क्यों इनडिफिनिट में लिखने की जरूरत नहीं है, क्यों नहीं लिखते हैं, क्लियर है। तो बाबू यहाँ पे ये हो गया आपको x का पावर 4 अपॉन 4, और लिमिट बाबू यहाँ से 2 और 3 इस तरह से लिख देना।
इसको आप देखिए, क्योंकि 1/4 को तो आप चाहोगे तो एक बार ही बाहर निकाल लो, तो आप 1/4 को बाहर निकाल लो और लिखो x का पावर 4/4, इस तरह से आपने इसको लिख दिया, मतलब 1/4 x का पावर 4 और लिमिट 2 और 3। अब क्या करना था, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, मतलब कंसेप्ट के हिसाब से देखिए, समझिए इस फॉर्मूला के हिसाब से ये जो है ये आपका fx हुआ, ठीक है, और यहां पे ये जो आपको हुआ ये आपका gx हुआ। क्लियर है, समझ रहे हो मेरी बात? कंपेयर कर लीजिए। तो अब आपको लिखना होगा 1/4 और x की जगह पे पहले अपर लिमिट लगाइए, तो 3 का पावर 4 माइनस डालिए और x की जगह पे लोअर लिमिट लगाइए और पावर 4 कर दीजिए। जो पावर रहेगा या जिस तरह से रहेगा फंक्शन के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे, बस खाली अपर लिमिट और लोअर लिमिट के वैल्यू को रखेंगे। तो 3 का पावर 4 और 2 का पावर 4, 3 का पावर 4 का मतलब होता है 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 9 27 81। क्लियर है, तो ये हो गया 1/4 और इधर हो गया बाबू 81 माइनस 2 का पावर 4, मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 8 16, तो माइनस हो गया 16। अब 81 में से 16 घटा लीजिए, 11 में से 6 गया 5 और 7 में से 1 गया 65, तो ये आपको मिला बाबू 65 और नीचे 4। ये देखो ये डिफिनिट इंटीग्रेशन होता है, समझ गए मेरी मतलब? ये जो हुआ ये डिफिनिट इंटीग्रेशन हुआ। डिफिनिट इंटीग्रेशन में आपको एग्जैक्ट ऐसी एक वैल्यू आती है और इनडिफिनिट में आपको एक फंक्शन आता है। क्लियर है, ये चीज आपको समझना था। अब इसका ग्राफिकल मतलब को आइए यहाँ पे समझते हैं। जैसे मान लो बाबू कोई क्वेश्चन दिया हुआ रहता कि y बराबर x² एक फंक्शन है, क्लियर है, और इसका आपको एरिया निकालना है, एरिया अंडर कर्व निकालना है। तो सबसे पहला चीज देखिए, ये y बराबर x² जो है ये आपका अलजेब्रिक फंक्शन है और आपको याद होना चाहिए y बराबर x² का ग्राफ पैराबोलिक कर्व बनता था सिमेट्रिक टू y एक्सिस। ये सब मैंने बताया हुआ है कोऑर्डिनेट के क्लास में, ठीक है। तो बाबू देखिए इसका पहले ग्राफ आप बना लीजिए। तो ये ग्राफ बाबू ऐसे बना, सॉरी ये ग्राफ जो है यहां से ऐसे बना। ये बाबू आपका y बराबर x² का ग्राफ हुआ, ठीक है। ये आपका x एक्सिस हुआ, इधर आप चले जाओगे x डैश एक्सिस मिलेगा, ये आपका y एक्सिस और ये आपका y डैश एक्सिस और ये पॉइंट आपका ओरिजिन रहा। एरिया अंडर कर्व, देखो यहाँ पे कोई लिमिट तो दिखा नहीं रहा है, लिमिट तो कोई पूछ नहीं रहा है कि लिमिट क्या दिया हुआ है। तो एरिया अंडर कर्व का मतलब क्या होता है? एरिया अंडर कर्व का मतलब होगा ग्राफ के एक छोर से लेकर के ग्राफ के दूसरे छोर तक। अब ये दोनों छोर बाबू आपका डिसाइडेड नहीं है कि ये छोर कहाँ तक जाएगा, क्योंकि ग्राफ आप जितना x डालिएगा उतना y मिलेगा। समझ रहे हो मेरी बात? जैसे जैसे आप x बढ़ाइएगा y की वैल्यू आपको मिल जाएगी। ग्राफ जो है ये जो है कंटिन्यूअस कर्व आपको मिलेगा, ठीक है। पर अगर यही क्वेश्चन आपको आ जाता कि फाइंड द एरिया अंडर कर्व ऑफ अ फंक्शन y बराबर x² विथ x एक्सिस एट x बराबर 0 x बराबर 4, क्वेश्चन को चेंज का समझिए। Find the area enclosed by the graph by the function y बराबर x² with x axis between x0 to x2। तो जब बाबू x0 से x2 आ जाता तो हम वहां पे क्या बोलते हैं कि देखिए x0 तो यहां पे है x0 और x1 यहां और 2 मान लो यहां, तो x2 यहां हो गया। तो मतलब यहां से इसको ऐसे जोड़ दीजिए। क्लियर है? अब देखिए इस पॉइंट पे अगर x2 है तो y4 मिलेगा, ये तो आपको क्लियर हो गया। समझ रहे हो ना? अगर x2 है तो y4 कैसे? तो x की वैल्यू यहां रखिए, अगर x बराबर 2 है तो y बराबर 2 का स्क्वायर मतलब 4 होगा। क्लियर है? तो एरिया अंडर कर्व, ठीक है, x0 से x4, तो मतलब खाली आपसे इतना ही का एरिया पूछ रहा है, जिसको भी हमने हाईलाइट कर दिया। सिर्फ आपसे इतना एरिया जो है बाबू, इतना एरिया जो है आपसे पूछा जा रहा है। ये डिफिनिट इंटीग्रेशन का मतलब हुआ, ठीक है। जैसे एक आगे हम तुमको दूसरे से समझाते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग वीडियो रोक करके इसको लिख लिए होंगे, तो इसको लिख लीजिए, ठीक है। नहीं लिखे हैं तो वीडियो रोक करके इसको लिख लीजिए और हम आगे आपको समझाते हैं। देखो बड़ा बड़ा ग्राफ का भी हम तुमको समझा सकते हैं, ये बात समझो। बट अगर अभी एक ही बार कोई बड़ा फंक्शन का ग्राफ तुमको लेकर के चले जाएंगे ना तो तुमको दिक्कत होगा, ठीक है। खैर हम समझाने की कोशिश करते हैं।
देखो जैसे मान लो बाबू आ जाए, यही क्वेश्चन आ जाता कि y बराबर एक्स स्क्वायर, ठीक है, और आपसे लिखता कि फाइंड द एरिया इनक्लोज्ड बाय द ग्राफ y बराबर एक्स स्क्वायर विथ एक्स एक्सिस बिटवीन x बराबर -2 टू x बराबर 2, इस बीच में आ जाता। तो देखो बाबू, ये हो गया लोअर लिमिट, ये हो गया आपका अपर लिमिट। लोअर लिमिट ऑब्वियसली लोअर वैल्यू, अपर लिमिट मतलब अपर वैल्यू, ठीक है। अब देखिए हम क्या करते, तो हम सबसे पहला चीज बाबू y बराबर एक्स स्क्वायर का जो है ग्राफ कंस्ट्रक्ट करते, ठीक है। तो ग्राफ बना दिया y बराबर एक्स स्क्वायर का बाबू। तो देखो ये ग्राफ जो है ऐसा, सॉरी, ये ग्राफ आपको यहां से ऐसा मिलेगा, ठीक है। ये y बराबर एक्स स्क्वायर का ग्राफ है, इसको पैराबोलिक कर्व कहते हैं और इसी को बाबू सिमेट्रिक टू y एक्सिस कहते हैं, सिमेट्रिक टू y एक्सिस कहते हैं, ठीक है। तो अब यहां पे क्या हो गया कि जब तुमसे पूछ दिया x बराबर -2 से x बराबर 2, तो लोकेट कीजिए x बराबर -2 पहले। तो देखो बाबू मान लो कि x बराबर -2 यहां हुआ, x बराबर 2 जो है वो यहां हुआ। तो x बराबर -2 पे, x बराबर -2 पे y की वैल्यू हो गई -2 का स्क्वायर, मतलब y की वैल्यू हो गई 4। तो यहां से ऐसे, सॉरी, यहां से बाबू आप ऐसे उठ गए, ये पॉइंट मिला आपको -2 और 4 का, क्लियर है। अब उसी तरह से अगर x बराबर 2 है बाबू, तो y का पावर, y बराबर 2 का पावर 2 हो जाएगा, मतलब y का पावर 4 हो जाएगा, क्लियर है। तो इसको ऐसे जोड़ दिए, ये चीज हुआ, आ गई बात समझ में। तो एरिया अंडर कर्व x बराबर -2 से x बराबर 2 तक, मतलब इसके बीच का एरिया, ठीक है। तो उसके बीच का एरिया मतलब ये चीज आप इस तरह से समझना है आपको, ठीक है। ये हो गया बाबू इसका एरिया, समझे, ठीक है। तो ये होता है डेफिनिट इंटीग्रेशन। करेंगे कैसे इसको, तो देखिएगा हम लिखेंगे y बराबर एक्स स्क्वायर अगर दिया रहेगा या फंक्शन दिया रहेगा, ठीक है, तो हम सीधा लिखेंगे इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर dx और x बराबर -2, सॉरी, -2 से x बराबर 2, क्लियर है। इसको ऐसे भी लिखा रहता है कभी कभी, इंटीग्रेशन -2 से 2 और x स्क्वायर dx। करना क्या था बाबू, पहला स्टेप इंटीग्रेट कर लीजिए यूजिंग द प्रॉपर फॉर्मूला, ठीक है। तो इंटीग्रेट किया तो x 2 + 1 अपॉन 2 + 1 और -2, ऐसे लिख देता हूं मैं, x बराबर -2, x बराबर 2, ठीक है। अब ये हो गया बाबू फॉर्मूला आपने बैठा दिया। कौन सा फॉर्मूला यूज हुआ सर, तो इंटीग्रेशन x का पावर n dx वाला यूज हुआ सर। ये हो गया x n+1 अपॉन n+1, इस सब चीज को समझना है बढ़िया से। तो ये हो गया बाबू x का पावर, सॉरी, x का पावर 3 अपॉन 3 और बाबू लिमिट x बराबर -2 से x बराबर 2 तक। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे बाबू, तो लिमिट बैठाएंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, मतलब 1/3 को बाहर कर दीजिएगा और ऐसे लिखिएगा x का पावर 3 और यहाँ पे x बराबर -2 और यहाँ पे x बराबर 2। ये हो गया बाबू 1/3 और इधर 2 का पावर 3 माइनस 2 का पावर 3। 2 का पावर 3 बाबू कितना होता है, 8 होता है, क्लियर है। तो ये हो गया 1/3, इधर हो गया बाबू 8, ये हो गया माइनस और -2 का पावर 3 -8, माइनस प्लस 8, तो ये हो गया बाबू तुम्हारा 16/3, ये इसका एरिया अंडर कर्व आ जाएगा, समझ गए। अब मैं आपको बता दूं कि जब आप फिजिक्स में सॉल्व करोगे तो फिजिक्स में आपको डिफिनिट इंटीग्रेशन ही ज़्यादा आने वाला है। इनडिफिनिट, हाँ, डिफिनिट इंटीग्रेशन आप बिना इनडिफिनिट इंटीग्रेशन के कॉन्सेप्ट के नहीं कर सकते हो। आपको कॉन्सेप्ट जो है इनडिफिनिट का समझना होगा, अब बाद में लिमिट लगाना सीखना होगा, डिफिनिट अपने आप आ जाएगा। आज का लेक्चर ये हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। अगले लेक्चर में हम इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस कर करके आपको दिखाएंगे, ढेर सारे क्वेश्चन करेंगे। और आपको क्या करना है, आज इस वीडियो को देखने के बाद सबसे पहले आज जो भी फॉर्मूला हमने डिस्कस किया है उस फॉर्मूला को आप एक पेज पे सेपरेटली नोट कर लीजिए
क्योंकि जब हम अगला क्लास कल इंटीग्रेशन से क्वेश्चन का करेंगे तो आपके सामने फॉर्मूला होना चाहिए। जब आप उस फॉर्मूला को देख कर करके इंटीग्रेट करेंगे तो 2 4 6 प्रैक्टिस के बाद आपको फॉर्मूला अपने आप आपकी मेमोरी में सेट हो जाएगा। ठीक है, तब तक के लिए इसको लिख लीजिए बढ़िया से और प्रैक्टिस एक बार जरूर कीजिए। अगले क्लास में हम लोग इंटीग्रेशन के क्वेश्चन को करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।